Okay, so today we will be doing our first past paper, that is October-November 2022, paper 1, variant 2. ठीक है. Earlier the paper was of 45 minutes, but now the paper is of 1 hour. ठीक है. So we are starting with the first MCQ. Come on, let's start. The Chinese government is concerned about the level of poverty and the need for more resources in low-income regions of the country. As a result, it is increasing its expenditure in those regions and reducing it in high income region. यानी कि ये अपनी एक्सपेंडिचर को जो है वो इंक्रीज कर रहा है दूसरे रीजन्स के अंदर और इसको रिड्यूस कर रहा है हाई इनकम रीजन के अंदर. ठीक है. विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डज दिस गवर्नमेंट पॉलिसी इलस्ट्रेट? मुझे एक बात बताओ, इसने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का पूछा है कि यार ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट थोड़ी है, तो इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता. और दूसरा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना. तो सवाल में उसने एवरेज कॉस्ट के बढ़ने का को कहीं पे भी जिक्र नहीं करा. फिर अगर मैं मार्केट फोर्सेस की बात करूं तो मार्केट फोर्सेस तो डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? मार्केट फोर्सेस तो डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा है. फिर अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो स्पेशलाइजेशन से तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है. तो अगेन क्वालिटी का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है. यहाँ पे रिसोर्सेज का जिक्र है और रिसोर्सेज को अगर ये लो इनकम से हाई इनकम पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो इट मींस के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है. तो इसका आंसर है सी फॉर कैट. इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट. क्यों सी फॉर कैट है? क्योंकि जब ये हाई लो इनकम से हाई इनकम रीजन्स के ऊपर रिसोर्सेज को ट्रांसफर करेगा तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट करेगा जिसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. तो आई होप 1 का सी सबको क्लियर होगा. अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एमसीक्यू नंबर 2 है, वो इतना इजी है कि उसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. ठीक है. तो अब हम लोग करते हैं एमसीक्यू नंबर 2. एन एयरलाइन नीड्स पीपल एंड इक्विपमेंट. दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज एलोकेटेड टू इट्स करेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? पहले गलत वाला ढूंढते हैं. पायलट इंटरप्राइज है. नहीं भाई, पायलट तो एक वर्कर है, तो इट मींस के पायलट क्या होगा? पायलट एक लेबर होगा. तो डी वाला तो गलत है. कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो लैंड थोड़ी है. कंप्यूटर नेटवर्क तो कैपिटल है, तो ये भी गलत है भाई. बी कह रहा है एयरलाइन ओनर. एयरलाइन ओनर लेबर थोड़ी होगा, एयरलाइन ओनर होगा एंटरप्राइज. क्या होगा एयरलाइन ओनर? एंटरप्राइज. तो आंसर बचता क्या है? ए. एयरक्राफ्ट जो है वो कैपिटल है, वो मशीन है आपकी. ठीक है. प्लेन जो है वो आपकी कैपिटल है, वो आपकी मशीन है. तो 2 का आंसर इज ए फॉर एप्पल. ओके, क्लियर है? चलो. The diagram shows a production possibility curve and a number of output combination for tea and coffee. PPC की डेफिनेशन बताई थी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स का क्या बताता है? कॉम्बिनेशन बताता है. क्या बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से बना सकती है. Which combination of tea and coffee could the economy currently produce? मुझे एक बात बता दो, ये जो पॉइंट x और y है, ये जो पॉइंट x और y है, ये है पोटेंशियल. ये जो पॉइंट x और y है, ये है पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब होता है ये एक इकोनॉमी कर सकती है. और ये जो u और v है, ये जो u और v है, ये है एक्चुअल. ठीक है. ये इसकी करंट सिचुएशन है जो ये अभी करंटली प्रोड्यूस कर रहा है. और ये जो w और ये जो z है ना, ये है अनअटेनेबल. इसको एक इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि रिसोर्सेज की क्या होती है? रिसोर्सेज की होती है शॉर्टेज. शॉर्टेज मतलब स्कैर्सिटी होती है. तो अब सवाल बोल रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड कॉफी कुड द इकोनॉमी करंटली प्रोड्यूस? इकोनॉमी क्या क्या बना सकती है? जिस ऑप्शन के अंदर w और z है उस ऑप्शन को खत्म कर दो. तो आओ देखते हैं भाई. ये ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया. तो आंसर क्या बचता है? बी फॉर बॉल. ठीक है. तो ये इसका आंसर है बी. 3 का बी है. ठीक है. What is a disadvantage of market economy? मुझे बताओ. 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं. एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी और एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है. 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं. एक होता है मार्केट, एक होता है प्लान्ड और एक और कौन सा होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में कौन होता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर. प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कौन होता है? गवर्नमेंट.
और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कौन होता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर प्लस गवर्नमेंट। तो सवाल पूछ रहा है कि मार्केट इकोनॉमी का क्या डिसएडवांटेज है। मुझे एक बात बताओ, मार्केट इकोनॉमी में तो इंसेंटिव होता है काम करने का, तो डी तो गलत है। डी तो क्या है भाई? डी तो फायदा है भाई। मार्केट इकोनॉमी में तो काम करने का फायदा होता है भाई, इंसेंटिव होता है क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। गवर्नमेंट सब्सिडी इसलिए गलत रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब है क्या हो रही है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कंज्यूमर्स में लैक इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर है सी। ठीक है, कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, उसको ये नहीं पता होता कौन सी चीज कितने में बिक रही है, कितने में सेल हो रही है, और कंज्यूमर की चॉइस इग्नोर होती है। ये बात भी गलत है क्योंकि मार्केट इकोनॉमी तो कंज्यूमर की चॉइस वांट के ऊपर काम करता है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी वांट के ऊपर काम करता है, प्लान्ड इकोनॉमी नीड के ऊपर काम करता है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बहुत इजी है। फिफ्थ वाला एमसीक्यू 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। वर्कर्स आर अवॉर्डेड अ पे राइज बट डू नॉट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अगर पे बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्कर्स डू नॉट बाय द प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। हाउ वुड दिस चेंज कैन बी शोन ऑन अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर द प्रोडक्ट। इसके अंदर काम की बात यही थी कि वर्कर की वेजेस बढ़ रही हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो सप्लाई कम होगी तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो इसका आंसर है सी। ये 1 सेकंड में हो जाना चाहिए, इसके ऊपर टाइम नहीं जाया होना चाहिए। बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि बाकी दो ऑप्शन डिमांड कर्व के शिफ्ट का बोल रहे हैं, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि सप्लाई राइट पे शिफ्ट मारेगा, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, the diagram shows changes in market condition. Which diagram shows a shortage at price P? इन चारों में से ऐसी कौन सी डायग्राम है जो शॉर्टेज का एरिया दिखा रही है? मुझे सबसे पहले बताओ शॉर्टेज क्या होती है। शॉर्टेज वो पॉइंट होता है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड किसको एक्सीड करती है? क्वांटिटी सप्लाइड को एक्सीड करती है। तो शॉर्टेज वो पॉइंट है जहां पे क्वांटिटी डिमांड किसको एक्सीड करती है? क्वांटिटी सप्लाइड को। तो मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर आपके सामने मौजूद है। कौन से एमसीक्यू के अंदर? एमसीक्यू नंबर ए के अंदर अगर आप गौर करो तो आप देखो कि वो सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड को क्या कर रहा है? वो क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा रहा है, और क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड अपनी जगह पर कांस्टेंट है। तो जब क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड को एक्सीड कर जाएगी तो क्या हो जाएगी? मार्केट में क्या हो जाएगी? शॉर्टेज होगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए फॉर एप्पल। ठीक है, ना तो इसका आंसर बी है, ना तो आंसर इसका सी है, ना तो इसका आंसर डी है। क्योंकि अगर आप सी वाला देखो तो इसके अंदर तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप डी वाले की बात करो तो डी वाले के अंदर सप्लाई कर्व भी शिफ्ट मार रहा है, डिमांड कर्व भी शिफ्ट मार रहा है, ये डुअल केस की बात कर रहा है, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं आंसर नंबर बी की बात करूं तो उसके अंदर सप्लाई बढ़ रही है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड अपनी जगह पर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांड कम है तो मार्केट में क्या होगा? सरप्लस होगा। और सवाल कह रहा है कि शॉर्टेज बता दो, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, 7 1 सेकंड का एमसीक्यू है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मुझे जरा याद दिलाओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता था रिस्पॉन्सिवनेस के प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। क्या बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। तो पहला पढ़ रहा हूं, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ चेंज इन इनकम। इनकम थोड़ी बताता है भाई, वो प्राइस बताता है, तो ए गलत। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कभी भी नहीं पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट, ये भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। सी, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्वांटिटी डिमांड के चेंज की वजह से प्राइस में चेंज आ रहा है। इसका आंसर सी है। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी वाला सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है। तो 7 भी 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। 8, to reduce traffic congestion a government decides to build a new road, there is a toll charge on the new road, what is the main purpose of this government intervention? देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन दो ही जगह, एक ही जगह पर होती है जब क्या एग्जिस्ट करता है? मार्केट फेलियर एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसका आंसर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आपके, इसका आंसर है ए फॉर एप्पल, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन का मतलब है कि कंट्री में क्या क्रिएट हो रही है? एक्सटर्नल
कॉस्ट क्रिएट हो रही है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट फेलियर और उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लगती है। तो 8 का आंसर है ए। ठीक है। 9, विच ऑर्गेनाइजेशन कैन डायरेक्टली फंड द ग्रोथ ऑफ फर्म? सेंट्रल बैंक देती है भाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी फर्म को पैसे देगी? नो। तो इसका मतलब है इसका आंसर ना सी है ना डी है, क्योंकि ये यस यस कह रहा है। तो अब आंसर बचता है या तो ए या तो बी। कमर्शियल बैंक करता है, बिल्कुल करता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट किस फॉर्म में करती है? गवर्नमेंट सब्सिडी की फॉर्म में करती है। तो इसका आंसर सी बनता है, ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर सी बनता है, ए बी बनता है, ए नहीं हो सकता। सही। Which advantage do coins have that makes them more suitable than paper banknotes to act as a money? Coins का क्या एडवांटेज है? Coins का क्या एडवांटेज है? They are more divisible. No. They are more durable. Yes. They are more portable. No. They are more recognizable. No. तो इसका आंसर है बी। बहुत इजी है ये तो, 1 सेकंड का एमसीक्यू था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 11, which statement about different income groups is correct? Which statement about different income groups is correct? High income do not need to borrow money. नहीं भाई, किसने बोला? अमीर आदमी भी तो पैसे उधार लेता है बैंक से, तो ये तो गलत हो गया। High income save less money than low income group. नहीं भाई, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा सेव करता है। लो इनकम ग्रुप फाइंड इट इजियर टू बोरो मनी। नहीं भाई, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बैंक फौरन से लोन नहीं देती। लो इनकम ग्रुप्स सेव्स अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। बिल्कुल यही बात है इसकी, क्योंकि वो 25,000 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 20,000 रुपए उसका खर्चा है, 5,000 रुपए वो सेव कर रहा है। और अगर एक अमीर आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और 4 लाख रुपए खर्च कर रहा है, 1 लाख रुपए सेव कर रहा है। तो लो इनकम अर्नर्स जो है वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ इनकम सेव करते हैं हाई इनकम को कंपेयर करें तो। ठीक है। A musician has a choice of playing for an orchestra in either Germany or England. Which combination of income and cost of living is most likely to cause her to choose the German orchestra? पहले मुझे ये बता दो, इतना तो तुम लोगों की जनरल नॉलेज है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ना तो आंसर सी हो सकता है ना तो आंसर बी हो सकता है। तो इन दोनों को पहले गलत कर दो। ना आंसर ए हो सकता है ना आंसर सी हो सकता है। आंसर बी है और डी है। ये जो लिखा हुआ है ना, प्री टैक्स ग्रॉस इनकम। प्री टैक्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स है पहले, और आफ्टर टैक्स इनकम का मतलब है कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। तो मुझे एक बात बताओ, टैक्स से पहले की इनकम भले कम हो लेकिन टैक्स कटने की बाद की इनकम ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके चलो। ये तो बहुत इजी है, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। ये बहुत इजी है, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। The central bank of a country decreases interest rate to help the economy out of a recession. मतलब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लगा रही है? एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी। How is this decrease in interest rate most likely to affect the level of saving and borrowing? मतलब ये बोल रहे हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर बोरोवर के ऊपर क्या फर्क है? तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एज अ सेवर आप सेव कम कर दोगे, और एज अ बोरोवर आप बोरो ज्यादा करोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है? कम है ज्यादा है? कम है, तो आप बोरो ज्यादा करोगे। तो इसका आंसर होगा सेविंग डिक्रीज होगी और बोरोइंग इंक्रीज होगी। सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल। ठीक है, इसका आंसर है बी, 13B। Which effect of increased specialization by firms and worker is most likely to cause problem for an economy? भाई स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फायदा है। सवाल कह रहा है प्रॉब्लम ढूंढ के दो, तो ए गलत है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ये भी फायदा है, ये भी गलत है। इंप्रूव रिसोर्स एलोकेशन, ये भी फायदा है। इंडिपेंडेंस होगी, ये नुकसान है। भाई वो बोलेगा कि यार अगर दूसरा वर्कर एब्सेंट है तो मेरे ऊपर ही सब लोग डिपेंडेंट है, तो ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, 14 का बी। ठीक है, 15 बहुत इजी, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। Which statement is correct when comparing a small firm with large firm? Small firms are more able to adapt to changes in market condition. Small firm मैंने बताया भी था, बैच प्रोडक्शन होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करता है, इसलिए इसका आंसर ए है। बी सी डी पढ़ देता हूँ, गलत है। Small firms are able to reduce competition, नहीं।
स्मॉल फर्म्स आर बेनिफिट फ्रॉम लोअर पर यूनिट कॉस्ट, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो लार्ज फर्म को मिलता है। स्मॉल फर्म है हायर टोटल फिक्स कॉस्ट, स्मॉल फर्म छोटे पैमाने पे काम करती है तो उसकी फिक्स कॉस्ट भी कम होती है, तो ना बी हो सकता है ना सी ना डी, तो आंसर ए बचता है। अच्छा, जिस बच्चे ने वर्कशॉप भी ली है, जिसने पूरा साल पढ़ा है तरीके से, उसके लिए बहुत इजी है। विच पेयर इज इंक्लूडेड इन अ गवर्नमेंट बजट? बजट दो चीजों का डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेवेन्यू का, ठीक है, टैक्सेशन, बिल्कुल एक ही बात है। बजट दो चीजों का डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेवेन्यू। तो कंजम्पशन, फैक्टर इनकम नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेवेन्यू जो इनकम टैक्स में मिलता है, तो इसका आंसर है 16 का डी, ठीक है। 17 बहुत इजी, एक सेकंड में हो जाना चाहिए। ये इनकम और ये रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट तो नहीं हो सकता, तो ए को तो सीधा सीधा गलत कर दो। तो अब आंसर बचता है या तो बी या तो सी या तो डी। अब पढ़ो इसको, टेबल को, इनकम बढ़ी है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। तो देखो तीन तरीके के टैक्स सिस्टम होते हैं, मुंह जबानी सुन लो जरा। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, वो टैक्स होता है जिसके अंदर इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट क्या होता है, टैक्स का रेट बढ़ता है। प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स है जिसके अंदर चाहे आपकी इनकम बढ़े या चाहे आपकी इनकम कम हो, टैक्स का रेट क्या रहता है, टैक्स का रेट सेम रहता है। और डी वाला क्या है, डी वाला जो है वो रिग्रेसिव है। डी वाला क्या है, डी वाला रिग्रेसिव है, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स भी किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म के अंदर इंपोज होता है, इसलिए डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। 18, a central bank reduces interest rate, what would not be a consequence of this action? सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इससे क्या होगा, ये ढूंढ लोगे तो नॉट ऑटोमेटिक बच जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, इससे कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरो क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। जब वो बोरो ज्यादा करेंगे तो वो री इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, इससे कंजम्पशन और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, अगेन वही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। अब बेनिफिट फॉर बोरोवर, बिल्कुल ये तो फायदा है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, उसने नॉट पूछा, उसने क्या पूछा है, नॉट। अ फॉल इन इंटरनेशनल वैल्यू मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। मुझे बताओ जरा, वर्कशॉप में भी बताया था इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा, तो ये बात भी सच है। सवाल पूछ रहे हैं नॉट। अ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, नहीं, इन्फ्लेशन क्या होगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो कंट्री में इन्फ्लेशन आएगी, जिसका क्या नाम होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आउटपुट भी बढ़ रहा है, और आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। सी क्लियर है, सी है इसका आंसर, 18 सी। 19, the diagram shows the country's economic growth rate over a 5-year period, ठीक है भाई। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है और ये ईयर 5 है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले मुझे एक बात बताओ। मैं कहता हूं 2017 में ग्रोथ रेट बढ़ी, 2018 में बढ़ी, 19 में बढ़ी, 20 में बढ़ी, 21 में बढ़ी, 22 में बढ़ी और 23 में गिर गई और 24 में वापस बढ़ गई। तो अब मैं अगर तुम्हारे से पूछता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा किस में थी, तो तुम बोलोगे सर 23 में नेगेटिव गई, तो 23 के बाद बढ़ी है। अब अगर कोई बच्चा पुराने वाले साल को देख के बता रहा है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनर ने बोला था इस सवाल के अंदर मार्क कर दिया था कि ईयर 1 में सबसे ज्यादा थी, नहीं भाई, ईयर 4 में नेगेटिव गई उसके बाद बढ़ी है, तो ईयर 5 में सबसे ज्यादा होगी। तो अब पढ़ते हैं, आओ। आउटपुट फेल थ्रू आउट द पीरियड, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि आउटपुट ईयर 5 में तो बढ़ा था। आउटपुट वाज एट इट्स हाईएस्ट इन ईयर 1, मैंने बोला ना ये गलती नहीं करना, आउटपुट ईयर 5 में सबसे ज्यादा था, क्योंकि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव तो सबसे ज्यादा ईयर 5 में, तो बी भी नहीं हो सकता। आउटपुट वाज एट इट्स हाईएस्ट इन ईयर 5, यही इसका आंसर है, इसका आंसर है सी।
डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है कि आप इस डायग्राम को देख के क्या कंक्लूजन दोगे, क्या राय दोगे। वो ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बात सही है गलत है, वो पूछ रहे हैं कि इस डायग्राम को देख के आप क्या कंक्लूजन दोगे। तो ईयर 5 में जो हुआ है वो आपकी कंक्लूजन है ना, कि भाई साल के एंड पे ये हो रहा है, इसलिए डी भी नहीं हो सकता। 20 ये नया एमसीक्यू है, पहली बार ऐसा एमसीक्यू आया तो जरा सुन लो। An individual decides to employ a professional decorator rather than buying the materials and decorating the house herself. Why would decision cause GDP to rise? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल डेकोरेटर को हायर करने के बजाय खुद घर बनाना चाह रहा है, तो वो लीजर टाइम मतलब लेजर टाइम स्पेंड कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो बी तो गलत है। ये बोल रहा है कि उसके बाद लीजर टाइम ज्यादा होगा, कम होगा भाई। द प्रोफेशनल डेकोरेटर कैन परचेज मटेरियल एट अ डिस्काउंट। भाई मैं कहता हूं कि अगर 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 एक बंदा जो है वो प्रोफेशनल डेकोरेटर अगर सामान लेने के लिए जाएगा तो उसको डिस्काउंट में मिलेगा, इंडिविजुअल को थोड़ी मिलेगा। तो सी वाली बात सही है, लेकिन ये बोल रहा है जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट बताओ, वो फैक्ट थोड़ी पूछ रहा है, तो सी भी नहीं हो सकता। द प्रोफेशनल डेकोरेटर वुड वर्क लेस एफिशिएंटली देन द इंडिविजुअल। ये बात भी गलत है भाई, प्रोफेशनल डेकोरेटर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। तो इसका आंसर क्या बचता है? ए, क्योंकि वो डेकोरेटर की क्या होगी, डेकोरेटर की इनकम होगी ना, उससे जीडीपी बढ़ जाएगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट? ये 1 सेकंड का एमसीक्यू है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बताता है कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है। तो आओ पढ़ते हैं। दी बेनिफिट्स एंड अलाउंस पेड बाय द गवर्नमेंट। भाई अगर गवर्नमेंट किसी फारिग बंदे को पेमेंट दे रही है तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। क्या कहते हैं उसको? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहते हैं, उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी कहते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो सवाल तो पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चीज है, तो ए तो गलत है। द नंबर ऑफ पीपल विदाउट अ जॉब बट सीकिंग अ जॉब एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वो लोग जो काम के बगैर हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड फोर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। तो इसका आंसर है बी। सी भी नहीं हो सकता ना डी है, पढ़ लो। द रेट ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट वर्कड ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल नॉट वर्किंग व्हेन द डेटा वाज कैलकुलेटेड। ये तो अनएम्प्लॉयड फोर्स बता रहा है, रेट पूछा उसने। ठीक है, तो ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है। 22 व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से या एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहला, अ रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम होगी। जब एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम हुई है तो इट मींस के एग्रीगेटेड डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिससे इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो ए नहीं हो सकता। अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो इसका मतलब है कि रोड्स कम बनेंगे। जब रोड्स कम बनेंगे तो जॉब्स और इनकम कम होगी। जॉब्स और इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, तो वापस इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो बी भी नहीं हो सकता। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, सेव ज्यादा करेगा तो स्पेंड ऑटोमेटिक कम करेगा, जिससे कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। तो सी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बचता है डी, एन इंक्रीज इन ट्रेड यूनियन पावर। जब ट्रेड यूनियन पावर बढ़ेगी तो वो ज्यादा वेजेस डिमांड करेगी, वेज बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा, वो सप्लाई कम कर देगा जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। राइट। The table shows changes in economic growth and inflation. Which changes are likely to be the result of unemployment? Unemployment बढ़ेगी तो inflation rate बढ़ेगा कम होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी
तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो आउटपुट कम बनाएगा जिससे जीडीपी कम होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसका आंसर है फॉल ए। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यार। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत इजी है, 24। द टेबल शोज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग एंड कंज्यूमर प्राइस फॉर 4 कंट्रीज इन 1 ईयर। Which country has likely to experience the greatest increase in real income during the year? मुझे बताओ, रियल इनकम वो होती है जिसके अंदर से क्या एडजस्ट हो गई है, इन्फ्लेशन रेट। तो मैं इधर लिख दूं कि रियल इनकम वो है जो है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूछ रहा है कि रियल इनकम कब बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में होगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में किस में है, डी वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर डी है। क्यों, अब ये भी सुन लो जरा। इन्फ्लेशन अगर आती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और प्राइस बढ़ती है तो रियल इनकम कम होती है। तो ये पूछ रहा है रियल इनकम कब ज्यादा होगी, जब इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा कम होगा। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेशन में कब है, -2 यूके के केस में। तो इसका आंसर है 24 का डी। ये 1 सेकंड का एमसीक्यू है। व्हाट इज एचडीआई? एचडीआई दो तीन चीजों को इंक्लूड करता है। वक्त के साथ साथ मैं चीजें ऐड करते जाऊंगा। एचडीआई में 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक होता है इयर्स ऑफ स्कूलिंग। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सीधा सीधा सी है। ठीक है, ये इंक्लूड करता है सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इयर्स ऑफ स्कूलिंग को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड नहीं करता। 26 1 सेकंड का एमसीक्यू है। A fall in the level of absolute poverty can be best achieving by reducing the rate of inflation. By inflation rate कम होगा तो लोग बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड कर पाएंगे। तो ना आंसर ए है, ना बी है, ना सी है, इसमें कोई डिस्कशन का है ही नहीं। ठीक है ना, जब इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो लोग अफोर्ड कर सकेंगे किसको, बेसिक नेसेसिटीज को। तो इससे पॉवर्टी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसका आंसर है 26 का डी। ठीक है, 27 The table shows some detail from a country's BOP. The country has no secondary income, current transfer. मुझे एक बात बताओ, करंट अकाउंट के अंदर 4 कंपोनेंट है, ट्रेड एंड गुड्स, ट्रेड एंड सर्विस, नेट इनकम और नेट ट्रांसफर। नेट इनकम को कहते हैं प्राइमरी इनकम, नेट ट्रांसफर को कहते हैं सेकेंडरी इनकम। और सवाल ने क्या बोला है कि कोई सेकेंडरी इनकम यानी कि कोई नेट ट्रांसफर नहीं है। ये गुड्स की ट्रेड है, तो गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस निकालो। तो ट्रेड इन गुड्स आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका 350 के इंपोर्ट्स हैं, -350 + 280, तो ये आ जाएगा आपका -70। ट्रेड इन सर्विसेज निकाल लो भाई, सर्विसेज की ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दी हुई है, तो ये आएगा 110 की एक्सपोर्ट, 60 की इंपोर्ट, तो ये आ जाएगा आई गेस 50। और नेट इनकम उसने बोला हुआ है या प्राइमरी इनकम उसने बोला है -40, तो ये हो जाएगा -70 + 50 -40। तो ये करंट अकाउंट कितना आ जाएगा, ये करंट अकाउंट आ जाएगा -60 डेफिसिट। इसका आंसर है ए। ठीक है, एक बंदा कैलकुलेट करके कंफर्म कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर ए है, एक बंदा कैलकुलेट करके कंफर्म कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आप देखो, वियतनामीज कंपनीज buys insurance from companies in the US. इंश्योरेंस गुड है या सर्विस? इंश्योरेंस, टीचिंग इंश्योरेंस, लॉयर, नर्स, ये सारी क्या है, सर्विसेज है। हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दी वियतनामीज बीओपी? कोई भी इनफ्लो होगा, इनफ्लो एक इनकम है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है पॉजिटिव साइन से। एक्सपेंस आउटफ्लो जो है वो एक एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा नेगेटिव साइन से। तो अब ये बोल रहे हैं ये वियतनामीज के लिए क्या है, वियतनामीज ने इंश्योरेंस को बाय कराया, तो जब वो इंश्योरेंस को बाय करेगा तो उसके मुल्क से पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो और क्रेडिट इधर रिकॉर्ड होंगे डेबिट पे, क्योंकि पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस है। तो पहले तो ये बता दो कि ये क्या है, सर्विस है, ट्रेड इन सर्विस। इसका आंसर है सी, क्योंकि देखो गुड्स नहीं हो सकता, करंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, करंट ट्रांसफर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये करंट ट्रांसफर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, G2G।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है और एड की फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर डी नहीं हो सकता, इसका आंसर ए नहीं हो सकता क्योंकि इसने गुड्स की बात करी है और ऊपर उसने सर्विसेज को मेंशन करा है। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा है कि क्रेडिट है, इनकम नहीं है, ये एक एक्सपेंस है, इसलिए इसका आंसर डी है, सी है। ठीक है, सही है, एक्सपेंस है क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। अगला बहुत इजी है, 1 सेकंड में होना चाहिए। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स? कोटा, ठीक है, मैं भेजूंगा कोटा। ठीक है, लास्ट, which combination of factors would attract a MNC producing smartphones to operate in a low income country? भाई एक MNC एक लो इनकम कंट्री में दो ही शर्त पाएगी कि या तो वहां पे टैक्स का रेट कम हो, या तो वहां पे टैक्स का रेट कम हो, या तो फिर वहां पे लेबर और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या हो, लेबर और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या हो वहां पे कम हो। यही दो रीजन है जिसकी वजह से एक MNC आएगा। तो अब बताओ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड सप्लाई ऑफ चीप लेबर, या तो ये हो सकता है, लो कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब ए बी सी आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सोच के बता दो, ए बी या सी। थर्टी, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा हो तो MNC को फायदा होगा, ठीक है, और लेबर सस्ती हो। देखो मार्केट कॉम्पिटिटिव होगी तो MNC के लिए ऑपरेट करना टफ होगा, तो बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए बचता है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले आप लोग सब जवाब दे दें प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, के इज दिस पास पेपर क्लियर टू एवरीवन? Next past paper we will be doing tonight at 10 to 11. That will be May June 2022. We are done with October November 2022. Thank you so much for your cooperation. Assalamu alaikum.